हेलो स्टूडेंट, देवांगन जी के में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पिछले दिनों छत्तीसगढ़ का क्लास शुरुआत किए हैं, जिसमें हम सावन माह के त्यौहार, लोक कला संस्कृति के अंतर्गत सावन माह के त्यौहार पढ़ रहे हैं। जिसमें मैंने सबसे पहले हरेली अमावस्या को आपको बताया, उसके बाद फिर मैं बस्तर के जो अम्मूस त्यौहार होता है उसको बताया। उसके बाद फिर हम जो है सावन माह में या सावन माह के अमावस्या को जो शुरुआत होता है बस्तर के दशहरा पर्व, उसी को ही बताया। तो उसको मैंने पूरा डिटेल में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हमने इसके पहले 7 विधान देख चुके हैं। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो अगर आपको समझना है और अच्छे से, तो इसके पहले का जो भी बस्तर के दशहरा पर्व की जो भी शुरुआत से लेके जो 7 विधान है उसको पहले देख लीजिए। तो आज का जो भी जो टॉपिक हम चर्चा करेंगे वो भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम इससे पहले हमने क्या क्या देखा बस्तर के दशहरा के अंतर्गत। तो इसके पहले हमने देखा सबसे पहले पाठ जात्रा पूजा विधान, जो पहला है। बस्तर के दशहरा का शुरुआत वहीं से होता है, अमावस्या के दिन ही होता है, हरेली अमावस्या के दिन। ठीक, उसके बाद फिर हमने दूसरे नंबर पे देखा था डेरी गड़ाई। ठीक, तीसरे नंबर पे हमने देखा काचिन गादी, उसको भी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। उसके बाद फिर हमने देखा चौथे नंबर पे कलश स्थापना। फिर 5वें नंबर पे हमने देखा जोगी बिठाई। फिर 6ठे नंबर पे हमने देखा रथ परिक्रमा। उसके बाद फिर हम 7वें नंबर पे देखे पूजा, बेल पूजा और दंतेश्वरी देवी को न्योता। ठीक, आज हम की क्लास जो है लगभग बस्तर का दशहरा आपको बहुत ही अच्छे से मैं डिटेल में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं 8वें नंबर का विधान। तो 8वें नंबर के विधान में है मौली माता का आगमन। देखिए, इसके पहले 7वें विधान में हम बेल की पूजा को पढ़े थे। बेल की पूजा किया जाता है क्योंकि उसमें भी देवी का निवास माना जाता है। ठीक, और उसके बाद फिर दंतेश्वरी देवी को न्योता दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर भी अपने को समझना है कि अब क्या होगी। दंतेश्वरी देवी को जब न्योता देने गए तो उसके बाद फिर दंतेश्वरी देवी क्या करेगी, दंतेश्वरी देवी का आगमन होगा बस्तर के दशहरा में अपने स्थान महत्व देने के लिए। तो हम सबसे पहले मौली 8वें नंबर पे आज की क्लास में शुरू कर रहे हैं कि मौली माता का आगमन। तो मौली माता का आगमन के लिए क्या होता है, दरअसल ये जो होती है कुंवार या शुक्ल पक्ष के अष्टमी की रात को ही मौली माता का आगमन होता है। दरअसल यहाँ पर मौली माता का मतलब यहाँ पर कोई अलग से कोई देवी नहीं है। दरअसल होता क्या है, इसमें जो दंतेश्वरी देवी है उसी का ही एक प्रतीकात्मक रूप है। ठीक है, उसी का ही एक प्रतीकात्मक रूप है। ठीक, जिनको ऐसा बोल सकते हैं हम, वैसे ऐसा होता ही है, बोल सकने वाली कोई बात नहीं है। होता क्या है, एक मूर्ति का आकार दिया जाता है और उसमें एक सफ़ेद कपड़े में चंदन का लेप लगाकर पुष्प से सजाकर उसका एक प्रतीकात्मक रूप बनाया जाता है। उसी को ही मौली माता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौली माता का आगमन जो होता है किस दिन होता है, अश्विन शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन, उसी दिन रात में उनका आगमन होता है। और साथ ही साथ जो दंतेश्वरी देवी के जो छत्र रहता है उनको साथ में लेकर आते हैं और उनको जिया डेरा में क्या किया जाता है, रुकने के लिए स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर जिया डेरा का मतलब होता क्या है, जिया का मतलब होता है वहाँ के जो भी मंदिर के जो भी पुजारी रहते हैं उनको जिया कहा जाता है, और डेरा का मतलब होता है स्थान। तो यहाँ पर हो जाएगा मंदिर के जो पुजारी जहाँ पर रहते हैं उन्हीं को कहा जाता है जिया डेरा। ठीक है, तो उसी जिया डेरा में जहाँ पर अब स्वाभाविक है मंदिर के पुजारी जहाँ रहेंगे वहीं पर ही उनके छत्र और उनके जो प्रतीकात्मक मौली माता का जो भी प्रतीकात्मक स्वरूप रहेगा उसको कहा कर दिया जाता है स्थान, मतलब पुजारी जहाँ पर रहते हैं या जिया डेरा में उनको रखा जाता है। ठीक, तो ये कब होता है, तो ये जो है अश्विन शुक्ल पक्ष के अष्टमी को होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये होता है 8वां विधान, बस्तर के दशहरा का 8वां विधान। उसके बाद फिर हम देखेंगे 9वें नंबर का, जो बस्तर के दशहरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रखता है। कैसे, तो याद रखिएगा निशा जात्रा कार्यक्रम। दरअसल निशा का मतलब ही होता है रात्रि। अब चूंकि अष्टमी के दिन मौली माता का आगमन हो गया, उनको जब हम 7वां विधान में देखें उनको दंतेश्वरी देवी को न्योता देने गया था, उनके बाद फिर क्योंकि उनके बिना तो कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है ना, तो उनका आगमन हो गया। आगमन होने के बाद हम देखेंगे 9वें नंबर में निशा जात्रा। दरअसल निशा जात्रा होता क्या है, तो देखेंगे निशा जात्रा जो होता है रात्रिकालीन पूजा विधान होता है। ये किस दिन होता है, तो याद रखिएगा अष्टमी के दिन। ठीक है, अष्टमी के दिन ये होता है। और इसमें होता क्या है, दंतेश्वरी मंदिर या मौली से राउत समाज के लोग द्वारा 12 कावड़ भोग व पूजा सामग्री लाई जाती है। ठीक, और वहाँ के राजा द्वारा पूजा विधान किया जाता है तथा इस समय 13 बकरों की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। दरअसल होता क्या है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। निशा जात्रा कार्यक्रम जो होता है रात्रिकालीन जो भी है, राउत समाज के लोग क्या करेंगे, कांवड़ में, जैसे हम लोग जब सावन का महीना चलता है तो कांवड़ में
मतलब शिव जी का दर्शन करने जाते हैं जो यात्री रहते हैं, कांवड़ यात्री, ठीक है। वैसी टाइप के कांवड़ में 12 कांवड़ में क्या किया जाता है, मौली माता का भोग लगाने के लिए उसमें जो भी भोग लगाना है उस सभी भोग को रखकर फल फूल हो या कोई भी प्रकार का जो भी भोग लगाना हो, है ना, उसको उसमें रखकर क्या किया जाता है, वहाँ पर यादव समाज के लोग के द्वारा या राउत समाज के लोग के द्वारा लाया जाता है और वहीं पर ही राजा के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी पूजा विधान है पूरे मतलब रीति रिवाज से उस पूजा को संपन्न करते हैं। और उस दिन क्या किया जाता है, 13 बकरों की बलि दी जाती है। तो ये जो होता है उसी को कहा जाता है निशा जात्रा कार्यक्रम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो निशा यात्रा कार्यक्रम होता क्या है, रात अष्टमी के दिन होगा और जो भी कांवड़ में राउत समाज के लोग के द्वारा लाया जाता है भोग के लिए, भोग लगाने के लिए, उसी को ही राजा जो है होते हैं वहाँ के स्थानीय राजा, उन लोग उसको पूजा को संपन्न करते हैं और उस दिन 13 बकरों की क्या दी जाती है, बलि दी जाती है। तो ये होता है निशा यात्रा कार्यक्रम, ठीक। उसके बाद फिर है 10वें नंबर का कुंवारी पूजा विधान। जैसे हम लोग इधर नवरात्रि के समय में क्या करते हैं, अष्टमी के दिन भोग लगाते हैं कुंवारी कन्याओं का, ठीक है, या किसी दिन जगह पे नवमी को भी लगाया जाता है। तो वैसी टाइप के यहाँ पर भी वही परंपरा रहती है कि कुंवारी पूजा विधान में होता क्या है, आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी के दिन राजा के द्वारा जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में 9 कुंवारी कन्या जिनकी आयु जो होती है 2 से 10 वर्ष होती है, उनकी पूजा करके उनको क्या किया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो ये कब होता है, नवमी के होता है। और ये जो निशा यात्रा कार्यक्रम कब होता है, तो निशा यात्रा कार्यक्रम जो होता है आश्विन शुक्ल पक्ष के अष्टमी को होता है और मौली माता का जो आगमन भी होगा वो अष्टमी को होगा, ठीक। जैसे ही आगमन होगा तो राजा के द्वारा उनको जो भी कांवड़ के माध्यम से या भोग लगाने के लिए जो भी सामान लाया जा रहेगा राउत समाज के द्वारा, उसी को क्या किया जाएगा, राजा जो है भोग लगाया जाएगा, मतलब राजा के द्वारा भोग लगाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 12 बकरों की बलि दी जाएगी। तो कुंवारी पूजा कब होगा, कुंवारी पूजा जो होता है जैसे ही मतलब अष्टमी होता है, निशा यात्रा कार्यक्रम संपन्न होगा, तो निशा यात्रा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ही यहाँ पर कुंवारी पूजा का विधान संपन्न किया जाता है। उसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याएं जो रहती है उनका मतलब 9 जने कन्याओं को क्या किया जाएगा, उनकी पूजा करके उनको भोग लगाया जाएगा। तो ये जो होता है कुंवारी पूजा विधान जो इधर भी आपको दिखाई देता होगा हमारे स्थानीय परिवेश परिक्षेत्र में, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं 11वें नंबर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 11वें नंबर का है क्या, जोगी उठाई व मौली माता का प्रघाव। अब देखिए जोगी उठाई हमने 5वें नंबर पर पढ़ा था कि क्या किया जाता है, जोगी उठाई को जिस दिन मतलब प्रथमा शुरू होता है, जैसे इधर नवरात्रि जिस दिन शुरू होगा उसी दिन यहाँ पर जोगी बिठाई को क्या किया जाता है, जोगी को बैठाया जाता है, ठीक। ये हम लोग पढ़े थे। और जोगी को मतलब सम्मानपूर्वक बैठाया जाता है और उनको वो जो है ये जो व्यक्ति रहता है वो जो है क्या करता है, पूरा 9 दिन तक फल फूल और दूध का सेवन करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ें मैं बताया था आपको पिछले क्लास में। तो उसी दिन क्या किया जाता है, जोगी उठाई किया जाता है। तो कब होता है ये, तो अश्विन शुक्ल नवमी को शाम के समय सिरहासार में बैठे जोगी को सम्मानपूर्वक क्या किया जाएगा, उठाया जाता है और उनको भेंट देकर सम्मानित किया जाता है। जो भी मतलब जोगी बने रहते हैं युवक, उनको क्या किया जाएगा, नवमी के दिन ही रात्रिकालीन या शाम के समय में उनको सम्मानपूर्वक उठाया जाएगा और साथ ही साथ उनको पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर है इसी दिन ही रात्रि में मौली माता का सत्कार होता है और राजा एवं उनके साथियों के द्वारा मौली माता को डोली सहित कंधे में उठाया जाता है और डोली को दंतेश्वरी मंदिर में लाया जाता है। चूँकि मौली माता का प्रघाव हुआ रहता है, ठीक है। अब मौली माता का जो भी आय रहती है, आगमन हुआ रहता है जहाँ पर क्या बोला जाए जिया डेरा में, उसके बाद फिर राजा के द्वारा क्या किया जाता है, मौली माता को का सत्कार किया जाता है। जैसे ही जोगी का उठाव मतलब क्या बोलते हैं, जोगी को उठाया जाता है सम्मानपूर्वक, उसके बाद फिर मौली माता मतलब दंतेश्वरी देवी के ही जो भी प्रतीकात्मक रूप रहता है उसी का ही सत्कार होता है, उनकी भी पूजा होती है। उसके बाद फिर राजा और उनके जितने भी साथी रहते हैं उनकी जो पालकी सजाए रहते हैं डोली, उनको क्या करते हैं, अपने कंधे पे उठाते हैं और उठाकर डोली को क्या किया जाता है, दंतेश्वरी मंदिर में फिर लाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये जो होता है लगभग 11वें नंबर का जोगी उठाई व मौली माता का प्रघाव, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं 12वें नंबर का बस्तर दशहरा में भीतर रैनी, ठीक है, भीतर रैनी कार्यक्रम। दरअसल भीतर रैनी कार्यक्रम होता क्या है, तो भीतर रैनी कार्यक्रम होता है, ये जो होता है विजयदशमी के दिन संपन्न होता है। दरअसल होता क्या है, दंतेश्वरी देवी जो रहती है मतलब आसपास से जितने भी देवी देवताएं जो मतलब न्योता जो दिए रहते हैं उसको ही जब बुलाए रहते हैं वहाँ पर, तो उनसे क्या करने जाती है, मिलने जाती है, ठीक है, मुलाकात करती है।
ठीक, ऐसी परंपरा है, इसलिए उसका नाम दिया गया है भितररैनी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो परंपरा है, विजयदशमी के दिन भितररैनी कार्यक्रम संपन्न होता है। और भितररैनी से तात्पर्य यह है कि माँ दंतेश्वरी जो है शहर में उपस्थित विभिन्न देवी देवताओं से और शहर के बाहर से आए विभिन्न देवताओं से क्या करती है, मुलाकात करती है। तो यहाँ पर भितररैनी का कार्यक्रम का महत्व यही मतलब यही है कि जो बाहर से देवी देवता आए रहते हैं या शहर के अंदर में जो भी देवी देवता रहते हैं, तो उनसे दंतेश्वरी देवी क्या करती है, मुलाकात करती है। तो भितररैनी का मतलब यही होता है। तो जो कि ये कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है, बस्तर दशहरा के अंतर्गत। ठीक, इसमें होता क्या है, यह जो है एक प्रकार का इसमें रथ होता है और इस रथ में 8 चक्कों का होता है, जो विजय रथ के नाम से जाना जाता है। देखिए, इससे पहले हम क्या बोलते हैं, रथ परिक्रमा भी देखे थे। ठीक है, रथ परिक्रमा में क्या होता था, उसको फूल रथ बोलते थे। ठीक, परंतु यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, इसमें भितररैनी कार्यक्रम में 8 चक्कों का एक रथ होता है जिसे विजय रथ के नाम से जाना जाता है। और इस विजय रथ में होता क्या है, माँ दंतेश्वरी का छत्र लेकर पुजारी बैठते हैं। ठीक है, और इस रथ को कौन खींचता है, माड़े जनजाति के लोग खींचते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ये बन सकता है कि इस क्या बोलते हैं, भितररैनी कार्यक्रम में रथ जो होता है वो कितने चक्कों का होता है, तो 8 चक्कों का होता है। ठीक, और रथ परिक्रमा में जो रथ होते हैं वो कितने चक्कों का होता है, तो 4 चक्के का होता है। ठीक, और उसको कौन खींचते हैं रथ परिक्रमा को, तो याद रखिएगा, मुड़िया और धुरवा जनजाति के लोग। परंतु यहाँ पर भितररैनी में क्या होता है, माड़िया जनजाति के लोग जो हैं रथ को खींचते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है, इस रथ में या विजय रथ में होता क्या है, जो पुजारीगण रहते हैं वो दंतेश्वरी देवी की छत्र को लेकर उसमें बैठते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर माड़िया जनजाति के द्वारा तो खींचा जाता है बिल्कुल। उसके बाद फिर याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें कि देर रात को इस रथ को चोरी कर कुम्हड़ा कोट के जंगलों में ले जाकर इसको छिपाया जाता है, जो भी विजय रथ रहता है उसको। और भितररैनी के समय भद्र जनजाति के लोग एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं जिसे धनु कांड्या कहा जाता है। तो ये पेपर में आ चुका है अभी 2000 व्यापम के 2022 में क्वेश्चन जो है आया हुआ है कोई ना कोई एग्जाम में, कि धनु कांड्या जो है निम्न में से कौन सी जनजाति के लोग पहनते हैं। तो धनु कांड्या जो है भद्र जनजाति के लोग पहनते हैं। और ये परंपरा जो है कब होती है, तो भितररैनी कार्यक्रम के दौरान ही होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो भितररैनी का मतलब ये कि आसपास या जो भी शहर के जो भी देवी देवता रहते हैं उनसे दंतेश्वरी देवी मुलाकात करती है, उसको भितररैनी के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये जो है एक प्रकार का विजय रथ होता है। ठीक, और इसको भद्रा जनजाति के लोग माड़िया जनजाति के लोग इसको खींचते हैं। ठीक, ये ध्यान में रखना है इसमें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भितररैनी के समय भद्रा जनजाति के लोग एक विशेष वेशभूषा धारण करते हैं जिसका नाम होता है धनु कांड्या। तो ये व्यापम के लिए क्या है, बिल्कुल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो याद रखना, भितररैनी जो है कौन से नंबर की परंपरा है, ये बस्तर दशहरा के अंतर्गत 12वें नंबर की। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगली परंपरा बाहर रैनी। तो ये बाहर रैनी का जो कार्यक्रम होता क्या है, तो ये जस्ट विजयदशमी के बाद एकादशी को होता है। मतलब बाहर रैनी के दिन जो है राजा जो है विजय रथ को खोजते हुए, क्योंकि देखिए इसको चोरी करके जो विजय रथ रहता है उसको चोरी करके कुम्हड़ा कोट के जंगलों में छिपाया जाता है। तो दूसरा दिन क्या करता है राजा जो है, बाहर रैनी में होता क्या है, राजा जो है विजय रथ को खोजते हुए और मतलब जहाँ पुजारीगण माता के छत्र के साथ मौजूद रहते हैं उसको क्या करने के लिए जाता है, खोजते हुए वहाँ पर जाता है। और खोजने के बाद वहाँ पर मतलब अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन राजा जो है देवी देवताओं की पूजा कर प्रसाद ग्रहण करते हैं जिसे नवाखाई कहा जाता है। और साथ ही साथ उस रथ को फिर खींचकर जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में वापस लाया जाता है। तो बाहर रैनी और भीतर रैनी जो है लगभग दंतेश्वरी देवी के मतलब से संबंधित है। इसमें मतलब मुलाकात करती है दंतेश्वरी देवी, और इसमें जो भी रथ को चुराया गया रहता है मतलब भीतर रैनी में, तो बाहर रैनी में उस रथ को राजा जो है क्या करेगा, खोजते हुए जंगलों में जाएगा। और जहाँ पर उस रथ विजय रथ में जो पुजारी जो है छत्र को लेकर बैठे रहते हैं दंतेश्वरी देवी के, उसको छत्र को मतलब अपने कंधे पर रखकर उसकी पूजा अर्चना करेगा, और जो भी देवी देवता रहते उसकी पूजा अर्चना करेगा, और वहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, और जिसको नवाखाई कहा जाता है, मतलब वहीं पर भोजन पकाते हैं जिसको नवाखाई कहा जाता है। और साथ ही साथ फिर वापस फिर रथ को फिर से दंतेश्वरी देवी के मंदिर में लाया जाता है। तो ये कहलाता है बाहर रैनी। तो भीतर रैनी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म है, और साथ ही साथ बाहर रैनी भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रस्म है बस्तर के दशहरा में। उसके बाद फिर है मुरिया दरबार। देखिए पूरा कार्यक्रम कंप्लीट होता है लगभग बाहर रैनी के जो कार्यक्रम होता है वो कब होता है, तो दूसरा दिन होता है, मतलब विजय एकादशी के दिन। उसके बाद फिर मुरिया दरबार का जो आयोजन होगा, ठीक, मुरिया दरबार का जो आयोजन होगा वो द्वादश के दिन होता है।
जैसे ही एकादशी दूसरा दिन मतलब मुरिया दरबार का आयोजन इसलिए किया जाता है कि जो भी बस्तर दशहरा में जितने भी जनजाति के लोग या जो भी राजा हैं या उनके पुजारीगण हैं या जो भी उस बस्तर दशहरा में अपना समय देते हैं या पार्टिसिपेट किए रहते हैं, उन सभी को क्या करना, एक प्रकार का मीटिंग लेना। ठीक, तो ये कहलाता है मुरिया दरबार। ठीक, और मुरिया दरबार जो होता है पहली बार कब हुआ था, 1876 में हुआ था, मार्च के महीने में, ये ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद फिर मुरिया दरबार के बाद अगली रस्म है बस्तर दशहरा के अंतर्गत गंगामुड़ा यात्रा, जिसको कुटुंब यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये क्या है, तो यह बस्तर दशहरा का संपन्न होने के बाद आश्विन शुक्ल 13 को गंगामुड़ा यात्रा या कुटुंब यात्रा का आयोजन होता है। इसमें होता क्या है, तो जहाँ से भी विभिन्न देवी देवताएं जब आए रहते हैं तो उनको खुशी से खुशी क्या करते हैं, विदा करते हैं। तो यही कहलाता है गंगामुड़ा यात्रा या फिर उसी को बोलते हैं कुटुंब यात्रा। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिए। तो हमने देखा भीतर रैनी, उसके बाद बाहर रैनी, उसके बाद मुरिया दरबार, उसके बाद फिर गंगामुड़ा यात्रा। तो इस तरीके से बस्तर का दशहरा जो है संपन्न होता है। ठीक, और ये जो है 75 दिन का चलता है, आपको पता ही होगा, मैंने सबसे शुरू में ही बताया आपको। ठीक, उसके बाद फिर आज के क्लास में मैं यहीं तक आपको कवर कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट जो है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। और आज में ये जो है सावन माह में होने वाले जो त्यौहार थे, 3 प्रकार के त्यौहार हमने देखे। तो कौन सा, पहला क्या बोलते हैं, हरेली त्यौहार या हरेली पर्व, उसके बाद फिर हमने देखा बस्तर का मूस त्यौहार, उसके बाद फिर हम देख रहे थे जहाँ से बस्तर का दशहरा शुरुआत होती है, तो उसको मैंने पूरा कंप्लीट कराने की प्रयास किया। तो ये जो है आपका लगभग 15 ठोक रस्म से मतलब बस्तर का जो दशहरा पर्व जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सावन माह के बाद जो होता है, सावन के बाद आता है भादो, तो भादो माह में जो भी त्यौहार होते हैं उसको हम क्या करेंगे, कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पढ़ाया अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा हो या बस्तर दशहरा आपको बहुत ही अच्छा पसंद आ रहा हो, तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। ठीक, तो आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भादो माह के त्यौहार के साथ। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।